हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसके बाद इक्विवेलेंस। ये 4 टाइप्स हमने पढ़े थे। हमने क्या देखा, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसमें हमें a, जैसा दिखता है। अगर मैंने बोला सिमेट्रिक है तो हमें क्या दिखता है, a, b अगर नजर आ रहा है तो आपको b, a नजर आना चाहिए। बाद में हमने क्या देखा था, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने क्या देखा था, अगर a, b है, b, c है, तब आपको क्या नजर आना चाहिए, a, c नजर आना चाहिए। ठीक है। और जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, आपका सिमेट्रिक भी होता है, आपका ट्रांजिटिव भी होता है, उन कंबाइनली हम तीनों को क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे बेस हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो पहला एग्जांपल देखो क्या है, L be a set of all lines in a plane and R be a relation in L defined on R equals to L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो हम क्या बोलेंगे कि L1 परपेंडिकुलर टू L1। अच्छा, एक लाइन खुद की लाइन के परपेंडिकुलर कभी हो नहीं सकता, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा ठीक है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में हमने क्या देखा है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 अगर मैंने बोला तो हम L2 परपेंडिकुलर टू L1 ये हम बोल सकते हैं। तो अगर हम ये है तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक है। अच्छा, इसके बाद हम ट्रांजिटिव डिस्कस करते हैं। मैंने बोला L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3। ट्रांजिटिव होने के लिए हमें क्या कंक्लूड करना पड़ेगा, L1 परपेंडिकुलर टू L3। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसमें बहुत लोगों को लगता है ये ट्रांजिटिव है, बट अगर हम इसको थोड़ा सा फिगर से देखें, मान लो आपके पास लाइन L1 ये रहा और आपके पास L2 लाइन ऐसे, हम बोल रहे हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब मान लो आपने बोला L2 तो ये खुद ही है, अब मान लो आपका L3 यही हो गया, ये आपका L3 हो गया। तो इससे हमारा सेकंड कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि आपका L1 L3 क्या गया, पैरेलल। और यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, मतलब हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इसलिए हम क्या कंक्लूड कर देंगे कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये ऑब्वियसली इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। आई गेस ये बात सबको समझ में आई। चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या बोल रहा है, एग्जांपल आपका बोल रहा है कि R इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय R इज इक्वल्स टू a, b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस a डिवाइडेड बाई 2, जिसका आंसर आएगा 0। 0 डिवाइड बाई 2 इज, अच्छा ये डिविजिबल, तो हम क्या बोलेंगे, ये बाबा रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, इसके बाद हम बोलते हैं सिमेट्रिक। इफ a माइनस b डिवाइड कर रहा है 2 को, देन b माइनस a डिवाइडेड बाई 2, ये भी ट्रू है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका एक नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये भी तो ट्रू है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला रिलेशन भी आपके पास क्या आ गया, सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगर मैंने बोला a माइनस बी डिवाइड कर रहा है 2 को एंड b माइनस सी डिवाइड कर रहा है 2 को, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग आपका a माइनस सी भी डिवाइड करना चाहिए 2 को। तो हम देखते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको और इसको देखो कैसे लिख रहे हैं। अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड है तो a माइनस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली हम b माइनस सी को भी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, वेर m एंड n आर सम इंटीजर्स। तो अगर हमने ट्रांजिटिव बताना है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, a माइनस सी। तो a माइनस सी को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो हमने बस क्या किया, देखो यहाँ पे नेगेटिव और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना काम भी बन जाएगा। और हम इस रिलेशन से हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं,
इज इक्वल्स टू 2m प्लस 2n। फर्दर हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस n। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो हम क्या बोल देंगे, हम कंक्लूड कर देंगे कि ये क्या हो गया, ये आपके पास ट्रांजिटिव हो गया। तो आपके पास ये रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी हो गया, आपके पास सिमेट्रिक भी हो गया, आपके पास ट्रांजिटिव भी हो गया। कंबाइनली हम क्या बोल देंगे कि ऑल टुगेदर ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ये समझ में आया आपको। तो चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल क्या बोल रहा है कि R इज अ रिलेशन ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इज गिवन बाय एक्स वाई बिलोंगिंग टू R सच दैट आपका ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो रिलेशन क्या है? अच्छा, तो आप इसमें क्या देख सकते हो, सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं तो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा x माइनस वाई की जगह भी x आ जाएगा, जो एक्चुअली में क्या हो जाएगा 0, और ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया ये तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इसके बाद अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका उल्टा कर दो, जस्ट ये वाला कंडीशन भी फुलफिल करेगा क्योंकि मॉड्यूलस है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है। तो आपके पास यहां से रिफ्लेक्सिव भी आ गया, यहां से सिमेट्रिक भी आ गया। अभी हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हमने केस लिया 0-1 जो बिलोंग करता है इस रिलेशन को, तो आप 0-1 रिलेशन को बिलोंग अगर कर रहा है तो आप यहाँ पे देखो चेक करो, 0 माइनस 1 विल बी माइनस 1 का मॉड्यूलस विल बी 1। तो मैं बोलूंगा 1 लेस देन इक्वल्स टू, अच्छा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड क्योंकि ये 1 से एंड अप कर रहा है, ये 1 से एंड अप कर रहा है, तो अगर हमने यहाँ पे फर्दर रिलेशन बनाया 1,2 बिलोंगिंग टू रिलेशन, तो आप अगेन क्या देखते हो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 का मॉड्यूलस विल बी अगेन 1। तो ये वापस से वही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम बोलते हैं कि अगर आपके पास ये दोनों चीज होती है तो कंक्लूड क्या करते हैं हम लोग, कंक्लूड करने के लिए हमारे पास 0 और 2 का सेट होना चाहिए। तो 0 और 2 का सेट बनाने के लिए मैं बोलूंगा 0,2 को चेक करते हैं। तो 0 माइनस 2 इज 2, 0 माइनस 2 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। हमने क्या नोटिस किया, ये तो ये कंडीशन फेल कर गया। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, ये ट्रांजिटिव नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये इक्विवेलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें रिफ्लेक्सिव भी चाहिए होता है, हमें सिमेट्रिक भी चाहिए होता है और हमें ट्रांजिटिव भी चाहिए होता है। आई होप ये सबको समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एग्जाम्पल क्या बोला है, 2 पॉइंट्स P and Q in a plane are related if OP equals to OQ, where O is a fixed point। सिंपल बेस्ट एग्जाम्पल है, O को आप ओरिजिन पकड़ के चल सकते हो, वैसे नहीं भी पकड़ोगे तब भी चल जाएगा। देन रिलेशन इज, अच्छा तो अगर मेरे को रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए तो बहुत सिंपल हो गया, OP और इसको भी सेम ही रख देंगे। तो ये बोलते हैं अच्छा रिफ्लेक्सिव तो है आपका, यहां से मतलब है आपका डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस सेम ही होंगे ऑब्वियसली, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करेंगे तो अगर हम बोलते हैं OP इज इक्वल्स टू OQ है, देन OQ OP के बराबर होना चाहिए। तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये सेम, तो ये भी सेम ही होगा। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये सिमेट्रिक भी है। अभी हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। इफ OP इज इक्वल्स टू OQ एंड OQ इज इक्वल्स टू OR, मान लो ये एक मैंने मान लिया, तो हम लोगों को क्या बोलना चाहिए, OP इज इक्वल्स टू OR। अब खुद सोचो, मान लो ये 5 यूनिट्स है तो ऑब्वियसली OQ भी 5 यूनिट्स हो गया, OQ 5 यूनिट्स है तो OR भी 5 यूनिट्स हो गया। तो मतलब ये भी 5 यूनिट्स है, ये भी 5 यूनिट्स, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा ये ट्रांजिटिव हो गया तो आपके पास सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे कि ओवरऑल ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन आपके पास इक्विवेलेंस हो गया। आई होप सबको समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, लेट A इज इक्वल्स टू 1 to 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको प्लीज अच्छी तरह देखना है, ये एक अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चंस में आता है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इक्विवेलेंस का डेफिनेशन में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तीनों है तब जाके हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन।
राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा A क्रॉस A। अब A क्रॉस A में सबसे पहले सारी एंट्रीज आ जाएंगी, मतलब 9 एंट्रीज आ जाएंगी। हम लिख लेते हैं 1 1 2 2 3 3, बाद में 1 2 2 1, बाद में 1 3 3 1 2 3 3 2। तो आपके पास टोटल ऐसे 9 एंट्रीज आ गई। अब मैंने बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले रिलेशन 1 बना देता हूँ। मान लो मैंने बोला अच्छा आपको अगर इक्विवेलेंस चाहिए तो हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का कंडीशन तो सेटिस्फाई करवाना ही पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन देखते हैं। 1 1 2 2 3 3, ये आ गया रिफ्लेक्सिव। तो क्या ये सिमेट्रिक है? 1 1 तो 1 1 चाहिए है, 2 2 तो 2 2 चाहिए, ये भी है, 3 3 3 3। अच्छा अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, 1 1 है तो 1 से कोई शुरुआत ही नहीं हो रहा, मतलब ये ट्रांजिटिव है। 2 2 2 से शुरुआत नहीं, मतलब ट्रांजिटिव है। 3 3 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ट्रांजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अच्छा अगर अभी हम बात करते हैं दूसरा R2, तो R2 में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव तो होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक करके सिमेट्रिक करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 लिया तो मेरे को मजबूरन 2 1 लेना पड़ेगा। अब ये सिमेट्रिक हो गया। अगर मैं इस केस को देखूँ तो इसकी वजह से तो अभी भी डिस्कस कर चुके हैं, 1 2 तो 2 1 ये सिमेट्रिक है। अच्छा ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ये सब तो अगर देखो 1 1 तो 1 से शुरू होने वाला ये है, तो आपको 1 2 नजर आया, बिल्कुल आया। अच्छा आप बोलोगे बाद में 2 2 से, तो 2 से शुरुआत होने वाला क्या है ये, तो आपको क्या चाहिए 2 1 का चाहिए, तो 2 1 का ग्रुप भी नजर आ गया। तो आप उसके बाद क्या देखोगे यहाँ से, तो 3 से होने वाला स्टार्ट में है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव होगा ही होगा। अच्छा 1 2, अच्छा 2 और 2 देखो 1 1 चाहिए, बिल्कुल है। 2 1 1 से शुरू होने वाला ये रहा, तो आपको क्या चाहिए 2 1, ये अगेन आपको मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास इक्विवेलेंस एक और रिलेशन हो गया। सिमिलरली मैंने अगर ऐसे ही एक और अलग ऐसा ही ग्रुप लिया, 1 1 2 2 3 3, अब मैं 1 3 ले लेता हूँ, तो 3 1 लेना पड़ेगा सिमेट्री करने के लिए। तो आप क्या देखोगे, अगेन ये क्या बन जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमिलरली आपका R4 क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3, अभी 2 3 और 3 2, ये अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारे पास अभी टोटल कितना आ गया, 4। और आपको पता है कि यूनिवर्सल जो रहता है वो हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस ही होता है। तो यूनिवर्सल में सारी की सारी एंट्रीज आ जाएगी, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, बाद में 1 3 3 1, बाद में 2 3 3 2। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा अगर आपका रिलेशन यूनिवर्सल रहता है। हम आपको बोलेंगे कि ये भी आपके पास क्या आ गया, इक्विवेलेंस। तो आप बोल सकते हो कि 1 2 3 4 और ये 5, तो टोटल कितने रिलेशंस हो गए आपके पास, 5। तो मेरा इस पर्टिकुलर में टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस विल बी 5। आई गेस सबको ये समझ में आ गया। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है लेट A 1 2 3, वही सेम क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2। अच्छा तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे टैकल करते हैं, सबसे पहले देखो हम स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले ना कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लो। आप कैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 1 2 2 3 3, बाद में 1 2 2 1 1 3 3 1, और बाद में लास्ट क्या आ जाएगा 2 3 3 2। तो ऐसे आपके पास टोटल 9 एलिमेंट्स आ गए। तो सबसे पहले रिलेशन अगर मेरे को चेक करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, आप है ना जो हमें बोला जाता है कंटेनिंग 1 2, तो आप सबसे पहले 1 2 को रख दो और बाद में हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, दैट इज 1 1 2 2 3 3।
हम क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं ऐसा, चलो 3 बना लेते हैं, 1 2 1 1, हमें नहीं पता ना कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, तो बस हमने ऐसे ही एक रैंडम बना लिया। अच्छा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि एक तो हमने 1 2 लिख दिया, बाद में हमने रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब आपका इक्विवेलेंस रिलेशन अगर बनाना है तो सिमेट्रिक होना है, तो अगर आपके पास 1 2 है तो 2 1 प्रेजेंट होना चाहिए, तो 2 1 भी मैंने लेके आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने इन चीज़ को यूटिलाइज कर लिया, साथ में एडिशनली मैंने ये 2 भी डाल दी। अभी हम एक बार चेक अगर करते हैं, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था कि हमारे पास ऑल टुगेदर ये और 1 2 2 1 ये मिला के आपके पास क्या आ रहा है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो ही रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में आपके पास ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ये 1 2 नजर आया, तो सबसे पहले मैं 2 1 फुलफिल कर देता हूँ। 2 1 फुलफिल करने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि ये तो हमने पहले वाला ही केस हो गया, तो मैंने एडिशनली 1 3 डाला। जैसे मैंने 1 3 डाला तो 3 1 भी आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सिमेट्रिक प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये करने से आपके पास क्या हो गया, ये करने से हमारे ये सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। अब हम ट्रांजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रांजिटिव में अगर हम चेक करते हैं, देखो यहाँ पे आप प्लीज ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं 2 1 1 3, देखो तो आपको क्या चाहिए होगा 2 3, बट इस पूरे में कहीं पे भी 2 3 नजर आया आपको, तो 2 3 आपको नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। क्यों इक्विवेलेंस नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। आई बात सबको समझ में। सिमिलरली हम अगर तीसरे पे बढ़ते हैं, तो तीसरे पे भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैंने कंडीशन को फुलफिल कर दिया, दैट इज 2 1। अब मान लो बाद में मैंने 2 3 और 3 2 को जोड़ा, तो आप क्या देखते हो, इसमें भी देखो 1 2, इसमें भी आप देखो 1 2 2 3, देखो 2 और 2, तो आपको क्या चाहिए 1 और 3, तो 1 और 3 आपको इस पूरे रिलेशन में नजर नहीं आ रहा, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भी आपके पास क्या हो गया, नॉट इक्विवेलेंट। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया। तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट है। तो अभी हम एक और देख लेते हैं, R4। इक्विवेलेंस वाला जो रिलेशन है दैट इज 1 2, तो मैंने लिख दिया, तो अभी देखो 1 1 2 2 3 3 और 2 1, बाद में मैंने 1 3 3 1, बाद में 2 3 3 2। तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो है ये एक यूनिवर्सल सेट आ गया। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या आता है, इक्विवेलेंट ही रहता है। तो मैं बोलूंगा कि आपके पास एक ये भी आपके पास इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया, एक आपके पास ये भी हो गया, तो इस पूरे का टोटल काउंट कितना आ गया 2। तो आपके पास कितने रिलेशंस आ जाएंगे, इसका आंसर आपके पास आएगा 2। आई होप ये सबको समझ में आया, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल बोल रहा है लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। और शर्त क्या रखी है कि 1 2 1 3 भी कंटेन करना चाहिए। तो ये तो एग्जैक्टली पिछला ही क्वेश्चन ही हो गया। अगर हम लोग अच्छी तरह देखें पिछला क्वेश्चन, तो देखो आप पिछले क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में आपको 1 2 1 3 चाहिए। तो देखो ये 1 2 है आपके पास, बट यहाँ पे 1 3 नहीं है, यहाँ पे 1 2 है 1 3 भी है। ये आपके पास अगर ये रिलेशन देखते हो तो ये रिलेशन आपके पास हमने जब सॉल्व किया था ये देखा था हमारे पास रिफ्लेक्सिव आया था, इसकी वजह से आपका सिमेट्रिक भी आ रहा है देखो, और आपका ट्रांजिटिव नहीं था। तो आपको सिमेट्रिक चाहिए, आपको रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो 1 2 भी है और 1 3 भी है, तो ये दोनों चीज फुलफिल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास यही एक सेट बच जाता है। तो बोलेंगे कि इसका रिलेशन क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा। अगर हम बनाते हैं 1 2 1 3 लेना चाहिए, इसलिए सबसे पहले रख दिया। यही हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था, जो हमें चाहिए होता है वो पहले लिख दो। अच्छा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, 1 1 2 2 3 3। सिमेट्रिक की बात करेंगे, 1 2 है तो आपको क्या चाहिए 2 1, 1 3 तो आपको क्या चाहिए 3 1।
अच्छा देखो, अभी आप अगर आप ध्यान से देख तो ये देखिए, ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, बट ये ट्रांजिटिव का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। देखो आप कैसे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। आपने लिया 2 1 और 1 3, तो आपको क्या चाहिए 2 3। देखो 2 3 कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो फुलफिल भी हो गया। तो इसका काउंट कितना आ जाएगा, तो एक ही ऐसा पॉसिबल केस है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1। आई गेस सबको समझ में आया। आई गेस आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस बाद में कुछ एग्जांपल्स से आपको एक आइडिया लग गया होगा। आप प्लीज ये सारे के सारे एग्जांपल्स गो थ्रू करिए, नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम बेस्ट दीजिए, ठीक है। ये फंक्शंस टॉपिक में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर साल पूछा जाता है। कभी आपको पूछ लिया जाएगा नंबर ऑफ फंक्शंस, कभी आपको पूछ लिया जाएगा नंबर ऑफ वन फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। है तो एकदम सिंपल ही, बट अगर हमें अच्छी तरह ये पता है तो हम ये क्वेश्चंस करके मार्क्स हम बिल्कुल नहीं गवाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है कि एक सेट है ए, एक दूसरा सेट है आपका बी, इसमें फंक्शन हमारा डिफाइंड है एफ। आपको क्या बोला गया है कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज n। तो ये 5 कैटेगरी के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर ऑफ फंक्शंस की जब बारी आई, तो सेट ए में आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं m, और सेट बी में टोटल एलिमेंट्स हो गए आपके पास n। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिस्कस करना है, तो सबसे पहला एलिमेंट कितने के साथ लिंक हो सकता है, सेट बी के इसके साथ भी हो सकता है, 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 नीचे तक जा सकता है। तो सेट ए का पहला एलिमेंट टोटल n एलिमेंट से लिंक कर सकता है, लिख दिया। सेट ए का दूसरा एलिमेंट सिमिलरली n एलिमेंट से लिंक कर सकता है, लिख दिया। वैसे सिमिलरली हम बोलेंगे लास्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी लिंकिंग विथ n एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमने n इंटू n इंटू n, टोटल ये टोटल कितने टाइम्स आ गया, m टाइम्स आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा n रेज टू m। देखो नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने के लिए वी आर गिवन विथ, हमें सेट ए के m एलिमेंट्स गिवन है, सेट बी के n एलिमेंट्स गिवन है। हम शुरुआत करते हैं। सेट ए का पहला एलिमेंट कितने से लिंक कर सकता है, ऐसे हम बोलेंगे n एलिमेंट्स के साथ। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट कितने के साथ लिंक कर सकता है, 1 2 3 4, ऐसे करते करते कहां तक, n के साथ। वो चीज मैंने इधर लिख दी। वैसे तीसरा एलिमेंट कितनों के साथ लिंक कर जाएगा, सिमिलरली n, जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। वैसे ही अगर हम बोलेंगे यहाँ पे लास्ट एलिमेंट सेट ए का कितनों से लिंक कर जाएगा, n से, वो मैंने इधर लिख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना था, m, तो इसलिए कितने बार लिखेंगे, m टाइम्स लिखेंगे। तो आपका n इंटू n इंटू n इंटू कितने टाइम्स हो गया, m टाइम्स हो गया। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, n रेज टू m। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं, मान लो आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में मान लो आपके पास है 3 एलिमेंट्स, सेट बी में मान लो आपके पास है 4 एलिमेंट्स। तो आपके पास आंसर डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, 4 रेज टू 3। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर ऑफ वन फंक्शंस पे। नंबर ऑफ वन फंक्शंस में पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वन फंक्शंस होता क्या है। वन फंक्शंस आप सीधा सीधा क्या अंदाजा लगा सकते हो कि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट। ये बात सबको समझ में आ गई, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, मतलब हमें एक ही इनपुट मिलेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक आउटपुट हमें देना है। तो केस 1 आता है इसके अंदर, आपका यहाँ पे सेट ए में वही सेम चीज चल रहा है। यहाँ पे m एलिमेंट्स है, यहाँ पे n एलिमेंट्स है। अब जब m और n में थोड़े डिफरेंसेस हैं, जैसे m मान लो बड़ा है, आपका सेट ए के एलिमेंट्स बड़ा ज्यादा है और सेट बी का एलिमेंट थोड़ा कम है, तो उस केस में हर एक एलिमेंट, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे लिंक हो गया, ये ऐसे लिंक हो गया, ये ऐसे लिंक हो गया, सब कुछ लिंक होना चाहिए, 1 1 है। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं, 1 इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया, अब तीसरा किससे लिंक होगा, ये तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो एक्चुअली फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, जब जब ऐसा केस बनेगा कि m इज ग्रेटर देन n, मतलब सेट a का एलिमेंट ज्यादा है सेट b से, तो मेरा रिजल्ट डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0। आई होप ये सबको समझ में आया है, ठीक है। तो केस 2 अब दूसरा क्या हो जाएगा, जब आपके पास m n से छोटा है, मतलब सेट a के एलिमेंट्स जो भी हैं ये कम है कंपैरिजन टू सेट b एलिमेंट्स, या इक्वल भी हो सकता है। इस केस में आपका रिजल्ट आ जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस m फैक्टोरियल, और npm भी बोल सकते हैं। ये वाला रिजल्ट कैसे आया, चलो ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इससे बेटर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मान लो हम बोलते हैं
वन कितनों के साथ लिंक कर सकता है? ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ। तो वन के पास क्या क्या ऑप्शंस हो गए? वन के पास मेरे पास टोटल 4 ऑप्शन हो गए। तो मैं बोलूंगा कि मान लो हमारे पास ए जो है ना, ए ये हमारा यूटिलाइज हो चुका है, ये मेरा यूटिलाइज हो गया। अभी हम 2 की बात करते हैं। 2 किस किस से यूटिलाइज होगा? बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ। इसके कितने चांसेस हो गए? 3। हम इसको ए से नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि हमें 1-1 बनाना है। तो हम बोलेंगे कि 2 के पास कितने ऑप्शंस हो गए? 3। तो 2 के पास 3। मान लो फॉर एग्जांपल 2 ने लिंक कर लिया सी के साथ। अभी आपके पास बच जाता है थर्ड वाला जो 3 है, ये किस किस के साथ लिंक कर सकता है? बी के साथ कर सकता है, डी। तो इसके पास ऑप्शन बच जाते हैं 2। तो अगर आप अच्छी तरह देखते हो, ये परम्यूटेशन का ही क्वेश्चन बन गया। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है? ये आपके पास लिखा हुआ है 4p3। 4p3। तो आपका आंसर देखो क्या आ जाएगा? 24। आई होप सबको बात समझ में आ गई। तो अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद है ना, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शंस में। अगर इसका डायरेक्टली रिजल्ट देखते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो हमने निकाला था, क्या निकाला था? n⁻m। हमने निकाला था n⁻m माइनस 1 फंक्शंस। अब क्योंकि 1 फंक्शन में हमने 2 कैटेगरी ली है, केस 1 केस 2, तो इसमें भी 2 केसेस आ जाएंगे। जब m n से बड़ा है, तो हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ 1 क्या आता था? 0। तो मैं जब नंबर ऑफ मिनिमम निकालना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? n⁻m माइनस 0। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? n⁻m। आई होप सबको समझ में आया। तो अगर हम दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा केस क्या बोल रहा है कि जब m छोटा है n से या फिर बराबर है, ये आपका सेकंड कैटेगरी हो गया। जब 1 के केस में हम बोलते थे कि इसका रिजल्ट हम डायरेक्टली याद रखते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस m फैक्टोरियल बोलो, या फिर हम बोल सकते हैं npm। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शंस में हम क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विच इज n⁻m माइनस नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। आई होप ये रिजल्ट तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। इंपॉर्टेंट अभी के इसमें क्या है? नंबर ऑफ 1 फंक्शंस पहचाना। नंबर ऑफ 1 फंक्शंस अगर आपको आ गया तो नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शंस निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा। आई होप ये सबको समझ में आया। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस। ऑनटू फंक्शन में भी सेम ही हमने बनाया है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज m, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज n। केस 1 जब m बड़ा है, मतलब यहाँ के एलिमेंट्स ज्यादा है, यहाँ के एलिमेंट्स कम है। इसकी बात करते हैं तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रख लो कि ये फॉर्मूला ये है। फॉर्मूले भी अच्छी तरह हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज हुआ है। तो ये फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस nc1 n-1 रेज टू m। मतलब आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट भी हमेशा देखो पावर में ही आना है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? टोटल नंबर फंक्शंस तो सिंपल हो गया। बाद में हम ऑल्टरनेट माइनस प्लस लगा सकते हैं, माइनस प्लस, इतना हो गया। आप बाद में क्या बोलोगे? हमेशा सेट बी के एलिमेंट्स, मतलब n एलिमेंट्स, तो लिखा nc1 n-1 रेज टू m। बाद में nc1 तो ये 1 है तो इधर 1 है, देखो nc2 तो इधर 2 है तो इधर 2 आ गया। तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? ये फॉर्मूला हो जाएगा n⁻m टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, बाद में ऑल्टरनेट नेगेटिव प्लस नेगेटिव nc1 ब्रैकेट्स में n-1 रेज टू m प्लस nc2 n-2 रेज टू m। ये बार बार आप लिख लोगे 1-2 बार तो आपको ये रिजल्ट याद हो जाएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बोला है कि आपके पास देखो सेट ए में आपके टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 6। सेट बी में आपके टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 4। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस अगर बोलते हैं तो इस कैटेगरी में फिट भी हो रहा है। आपका m इज ग्रेटर देन 1 बोला गया था, m इज ग्रेटर देन n। इस केस में भी ये रूल m इज ग्रेटर देन वैलिड है, तो हम इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हम क्या बोलेंगे? ये आ जाएगा 4⁻6 माइनस, सबसे पहले लिखा 4c1, इसके बाद लिखेंगे 4 - 1 इज 3, तो 3⁻6। बाद में क्या आएगा? 4c2। बाद में आप क्या देखोगे? 4 - 2, व्हाट इज 4 - 2? 2, तो ये आ जाएगा 2⁻6। इसके बाद वापस नेगेटिव साइन ऑल्टरनेट चल रहा है क्योंकि बाद में आप लिखोगे 4c3, यहाँ पे आएगा 4 - 3 विच इज 1, 1⁻6। बाद में ऑल्टरनेट वापस साइन चेंज किया, ये बन जाएगा 4c4, ये बनेगा 4 - 4 विच इज 0⁻6। तो कैलकुलेशन आप कर लेना, बट सबको आएगा, समझ में आया। आप क्या देख रहे हो? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ऑल्टरनेट माइनस प्लस, बाद में आप 4c1 माइनस करो, पावर सेम रहने दो जैसे m चल रहा है। बाद में प्लस 4c2 2⁻6, 4c3 1⁻6, 4c4। आई होप ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं केस 2 पे। केस 2 पे क्या है? केस 2 बोल रहा है जब m और n सेम हो जाए,
जब m और n सेम हो जाए तो हम बोलेंगे क्या, आपका आंसर है m फैक्टोरियल। ये रिजल्ट भी एक्चुअली में यहीं से ही आया, बट आप ये करते बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्टली रिजल्ट के रूप में याद रख लो। जब m और n सेम हो जाते हैं तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट m फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये वाला है, आपके पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो टोटल दोनों सेम आ गए। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल इज माय आंसर। आई बात सबको समझ में। तीसरी, जब m मतलब सेट ए एलिमेंट्स छोटा है सेट बी एलिमेंट्स से, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप 0 लिखेंगे। तो हम बोल सकते हैं जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखो यहाँ पे कितने हैं 3, बट इस केस में कितना आ गया 4, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि आपका ये रिजल्ट डायरेक्टली क्या हो गया 0। आई होप ये सबको समझ में आया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस की अगर हम बात करें, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। आई होप सबको समझ में आ गया। वैसे कर सकते हो क्योंकि वही रिजल्ट है, जब m ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात होगी तो हम ये रिजल्ट याद रखेंगे। वही कुछ नहीं किया, अगर आप इसमें और इसमें देखते हो ना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में आपने माइनस लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, तो ये जो चीज लिखा हुआ है ये टोटल नंबर ऑफ क्या आ गया, इनटू आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया। केस 2 क्या है, केस 2 जब ये छोटा हो गया, m इस छोटा हो गया, जैसे आप इधर देखो, आप ये वाला केस, जब m n से छोटा है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 आया, तो नंबर ऑफ इनटू क्या हो जाएगा, टोटल माइनस ऑन टू, दैट इज टोटल माइनस ये 0 था, तो आपका रिजल्ट n रेज टू m ही रहा। आई होप सबको समझ में आया। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस के लिए आप ये जो फॉर्मूले केस 1 केस 2 याद नहीं भी रखोगे तब भी चल जाएगा। आप बस क्या याद रखो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। आई होप सबको समझ में आया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आप इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इस रिजल्ट को याद रख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पांचों कैटेगरी खत्म होती है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के लिए हम सबसे ऊपर पहले जाते हैं। तो हमने कैसे स्टार्ट किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले यहां से। तो हमने बोला था टोटल नंबर ऑफ, हमने m एलिमेंट्स दिया, n एलिमेंट्स दिया। तो सबसे पहले आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में क्या बोला, n रेज़ टू m। ये क्लियर है सबको। अच्छा, दूसरा है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। इसमें दो कैटेगरी आ गई। जब ये बड़ा होता है सेट बी एलिमेंट से तो 1 1 बन ही नहीं सकता, तो आंसर क्या आएगा 0। दूसरा केस क्या आता है, या फिर तो सेट ए एलिमेंट इक्वल हो जाता है सेट बी के, या फिर सेट ए एलिमेंट छोटा है सेट बी एलिमेंट से। तब हम फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, npm भी याद रख सकते हो, या फिर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, ठीक है। नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बेसिक फॉर्मूला याद रखो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, मतलब टोटल नंबर फंक्शंस माइनस टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगता है, जो अभी हम डिस्कस नहीं करें। अभी सिर्फ कॉम्पिटिशन के सेंस में मैं बता रहा हूं, तो फॉर्मूला आप याद रख लो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस nc1 n minus 1 raised to m plus nc2 n minus 2 raised to m minus nc3 n minus 3 raised to m plus and so on। तो हम इसमें याद कर सकते हैं माइनस प्लस, बाद में हमेशा पावर में यहाँ पे m ही आ रहा है, तो ये याद हो जाता है। वैसे ये कब आता है, जब आपका ये सेट एलिमेंट ज्यादा है सेट बी एलिमेंट से। केस 2 जब दोनों बराबर होता है तो आप आंसर डायरेक्टली m फैक्टोरियल याद रख सकते हैं। केस 3 जब m छोटा n से तो डायरेक्टली आंसर 0। आप नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस याद हो गए तो आप क्या कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, आप बेसिक ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आई गेस सबको समझ में आया। तो प्लीज अच्छी तरह इसको देखें, नोट्स बना ले। ओके, थैंक यू।